हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट जो है ये आया था 1971 में। इन 1971 ये एक्ट आया था। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी। एमटीपी इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। ये एक्ट जो है आया था 1971 में। बट इस एक्ट को रिवाइज किया गया, एक रिवाइज्ड बिल पास किया गया और इस एक्ट में कुछ नए अमेंडमेंट्स लेके आए। कब? 1921 में। इसलिए वी कॉल दिस एक्ट नाउ एज एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोलता है ये एक्ट कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कौन कर सकता है? इट कुड बी डन बाय only by a medical practitioner approved by government, a medical practitioner that is approved by government, right? Where MTP can be done? MTP can be done at a place authorized by government, right? Like government hospitals, government nursing homes, government clinics. Now, what are the indications of MTP? Very important. What are the indications of MTP? So, first indication, पहला indication है medical indication. अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे डिटेल में. Second is eugenic indication. Third is humanitarian indication. And fourth is socio-economic indications. Right? So, let's discuss one by one in detail. So, first is medical indication. What is medical indication? Medical indication says अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हो तो इट माइट एंडेंजर मदर्स लाइफ। मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से मदर की लाइफ को रिस्क हो सकता है। कैसे? अगर किसी मदर को हार्ट डिजीज़ है या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो इन कंडीशंस के अंदर अगर वो जो फीमेल है वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है तो वो मदर की लाइफ के लिए एक रिस्क है। सो दिस इज मेडिकल इंडिकेशन। इन सच कंडीशन एमटीपी कैन बी डन। आप एमटीपी करवा सकते हो, राइट, लीगली। सेकेंड इज यूजेनिक इंडिकेशन। व्हाट इज यूजेनिक इंडिकेशन? यूजेनिक इंडिकेशन सेज कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया, इफ प्रेगनेंसी इज कंटिन्यूड, देन क्या हो सकता है? मेंटल एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज इन फीटस। किस में एबनॉर्मेलिटीज देखी जा सकती है? किसकी लाइफ रिस्क में है? बच्चे की, फीटस की लाइफ रिस्क में है। फॉर एग्जाम्पल एनेंसेफेली है, रूबेला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, राइट। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर भी एमटीपी कर सकते हैं। थर्ड इंडिकेशन इज ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन। ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन जैसे कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किए जाएंगे ये डिसीजंस। तो जैसे कि अगर प्रेगनेंसी किसी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हुई है तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट परमिशन देती है फॉर एमटीपी। फोर्थ इज वेरी इजी, ड्यू टू लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली। फैमिली की इतनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि वो बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें, तो इसलिए एमटीपी वो करवा सकते हैं, राइट। सो एज पर दिस एक्ट अपर लिमिट ऑफ एमटीपी इज 20 वीक्स। कब तक एमटीपी करवा सकते हो? अपर लिमिट क्या है? 20 वीक्स। वैसे 20 वीक्स है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है तो इन दैट केस 20 वीक्स ही है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो कितना रिलैक्सेशन मिलता है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जो अपर लिमिट सेट की गई है वही है। सेकेंड इज फॉर रेप विक्टिम्स। अगर रेप विक्टिम्स हैं तो क्या उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है बाय गवर्नमेंट? यस, अप टू 4 वीक्स। मतलब 4 हफ्ते तक का रिलैक्सेशन है, मतलब 24 वीक्स। 24 हफ्ते तक एमटीपी की जा सकती है। फॉर फीटल एनोमलीज, बच्चे में कोई फीटल एनोमलीज या कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन का रिस्क है तो उस केस के अंदर भी 24 वीक्स तक एमटीपी करवा सकते हैं। अगर कोई सब्सटैंशियल फीटल एनोमली है, सब्सटैंशियल फीटल एनोमली मतलब विच इज इनकम्पैटिबल टू लाइफ, मतलब उसमें बच्चा जिंदा रह ही नहीं सकता, राइट। जैसे कि एनेंसेफेली,
एनेनकेफेली, राइट, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इनकम्पैटिबल है टू लाइफ। तो इस केस के अंदर एमटीपी कैन बी डन एट एनी टाइम टिल टर्म, मतलब एमटीपी कभी भी कर सकते हैं, नो लिमिट फॉर एमटीपी। बट सब्सटैंशियल फीटल एनोमली को अप्रूव करना पड़ेगा बाय मेडिकल बोर्ड। एक मेडिकल बोर्ड होता है जिसके अंदर कौन बैठते हैं, ऑब्जन गाइनी मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट एंड वन पर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट, राइट। ये चारों जने बैठेंगे, अपने डिस्कशन करेंगे फॉर्मल, और उसके बाद में जो डिसीजन लेंगे उससे पता चलेगा कि यस एमटीपी कर सकते हैं या नहीं, मतलब जो कंडीशन है वो इनकम्पैटिबल टू लाइफ है या नहीं। ओके, नाउ एमटीपी करने से पहले डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया जाता है। तो ओल्ड एक्ट में 12 हफ्ते तक अगर आप एमटीपी कर रहे हो तो कितने डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, 1 डॉक्टर का। और 12 से 20 हफ्ते में अगर एमटीपी कर रहे हो तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता था। बट एज पर रिवाइज्ड एक्ट जो 2021 के अंदर जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 20 वीक्स तक अगर एमटीपी करवाते हो तो 1 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, और अगर 20 to 24 वीक्स में कराते हो तो 2 वीक्स का चाहिए। एंड हमने बात करी ली फॉर सब्सटैंशियल एनोमली, फॉर एनी सब्सटैंशियल एनोमली, अगर कोई सब्सटैंशियल एनोमली है तो फिर मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन चाहिए होगा। और उस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन, मेडिकल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्सन गाइनी, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट एंड अ पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेथड्स डन टू परफॉर्म इन एमटीपी। एमटीपी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स की ज़रूरत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस। सो फॉर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वी डू मेडिकल अबॉर्शन, वी डू सक्शन एंड इवैक्यूएशन, वी डू मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। एंड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर we do medical abortion, we do dilatation and evacuation, and we do hysterectomy, not hysterectomy. Listen carefully, I am saying hysterectomy, not hysterectomy. So let's discuss one by one each of them. So first is medical abortion. जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मेडिकल अबॉर्शन करवा रहे हैं, मतलब एमटीपी का कौन सा मेथड यूज़ करें, मेडिकल अबॉर्शन वाला, कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात, इन इंडिया डन अप टिल 7 वीक्स। मेडिकल अबॉर्शन आप कब तक कर सकते हो या करवा सकते हो, 7 वीक्स तक, 7 हफ्तों तक। और एज पर WHO सेज कि मेडिकल अबॉर्शन 9 हफ्ते तक करवाया जा सकता है, कैन बी डन अप टिल 9 वीक्स। ओके, इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई यूएसजी की ज़रूरत नहीं होती, ओनली यूपीटी पॉजिटिव होना चाहिए। यूपीटी पॉजिटिव मीन्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। कैसे किया जाता है ये अबॉर्शन, इसके लिए डे 1 पे फीमेल को एक टैबलेट दी जाती है 200 mg ओरल। कौन सी टैबलेट, मीफीप्रिस्टोन दी जाती है डे 1 पे, यानी फीमेल जब फर्स्ट दिन हमारे पास आती है तब उसे एक टैबलेट देते हैं 200 mg की मीफीप्रिस्टोन, राइट। और डे 3 पे उन्हें तीसरे दिन वापस बुलाते हैं, और अब हम उन्हें 400 माइक्रोग्राम, प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पे मैंने mg लिखा है, यहाँ पे मैंने माइक्रोग्राम लिखा है, राइट। सो 400 माइक्रोग्राम ओरल या फिर वेजाइनल। अब कौन सी दे रहे हो, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिकल अबॉर्शन किया जाता है। और डे 14 पे फिर हम चेक कर लेते हैं कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लिनिकली भी चेक कर सकते हैं या यूएसजी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अगेन।
इंडिया के अंदर मेडिकल अबॉर्शन 7 वीक्स तक करवा सकते हैं और WHO के अकॉर्डिंग 9 वीक्स तक। ओके, डे 1 पे हम 200 mg मीफीप्रोस्टोन देते हैं। क्या देते हैं? 200 mg मीफीप्रोस्टोन ओरली। एंड डे 3 पे 400 माइक्रोग्राम ओरल या वेजाइनल मीजोप्रोस्टोल। सो इस तरीके से मेडिकल अबॉर्शन किया जाता है। नाउ सक्शन एंड इवैक्यूएशन। जो सक्शन एंड इवैक्यूएशन है ये कैसे करते हैं? सक्शन एंड इवैक्यूएशन करते हैं 7 से 12 हफ्ते के बीच में। यस, 7 to 12 वीक्स के बीच में करेंगे। किसकी मदद से करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग कार्मन्स कैन्युला। यूजिंग कार्मन्स कैन्युला। ये जो मैंने इमेज में आपको शो किए हैं ये क्या है? ये कार्मन्स कैन्युला होते हैं। ठीक है, इनकी 2 ट्रायंगुलर ओपनिंग होती हैं और ये प्लास्टिक बॉडी में होते हैं। प्लास्टिक बॉडी है कार्मन्स कैन्युला। सक्शन एंड इवैक्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो इंटरनल लॉस होता है फीमेल का उसको डायलेट करते हैं। तो इंटरनल लॉस को डायलेट कैसे करेंगे? यूजिंग हेगार्स डायलेटर। राइट, हेगार्स डायलेटर से इंटरनल लॉस को डायलेट करने के बाद में जो भी अप्रोप्रिएट साइज होता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है कार्मन्स कैन्युला। उसके बाद में प्रेशर जनरेट करते हैं और फिर जो है सक्शन कर लेते हैं। राइट, सो लेट्स राइट इंटरनल लॉस इज dilated using Hegar's dilator, right? Using Hegar's dilator, then Carman's cannula is introduced. कार्मन्स कैनुला को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन 600 mmHg प्रेशर इज जनरेटेड। और कब तक करते हैं? जब तक कैनुला में एयर बबल्स ना आने लग जाए या ब्लीडिंग कम ना हो जाए या ग्रेटिंग सेंसेशन आता है वो ना आने लग जाए। राइट, फिर इसके बाद में अगर स्टिल कोई प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह जाता है तो अपन ब्लंट चेक क्यूरेटाज करते हैं। राइट, देन अपन ब्लंट चेक क्यूरेटाज करते हैं। तो कब तक करते हैं? टिल जब तक कार्मन्स कैनुला में बबल आना स्टार्ट ना हो जाए। टिल एयर बबल इन कैनुला या फिर ब्लीडिंग डिक्रीजेस या फिर ग्रेटिंग, मतलब घर घर की आवाज़ एक तरीके से होती है ना, घर घर। जैसे पानी की मोटर भी अगर खाली चलती है तो उसमें कैसे घर घर की आवाज़ आने लगती है, वैसे ही जब पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाता है अंदर कैविटी खाली होती है तो ऐसे घर घर की आवाज़ आने लग जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रेटिंग सेंसेशन। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं हम इन तीनों को? दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन। ये सक्शन इवैक्यूएशन के एंड पॉइंट है, मतलब अब हमने नहीं करना सक्शन एंड इवैक्यूएशन। राइट, ओके। अगर कुछ थोड़ा भी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है अगर थोड़ा भी कुछ रह जाए तो अपन ब्लंट चेक क्यूरेटाज कर सकते हैं। आफ्टर दिस 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यस, आफ्टर दिस ये हमने कर लिया। उसके बाद में आफ्टर दिस do a blunt check curettage। राइट, तो हमने सक्शन एंड इवैक्यूएशन में क्या किया? सक्शन एंड इवैक्यूएशन में पहले हमने इंटरनल लॉस को डायलेट किया यूजिंग हेगार्स डायलेटर। देन हमने कार्मन्स कैनुला इंट्रोड्यूस किए। जो कार्मन्स कैनुला है प्लास्टिक के, इन्हें हमने इंट्रोड्यूस किया साइज के अकॉर्डिंग, और साइज अपन पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ओके, फिर 600 mmHg का प्रेशर जनरेट करके हमने जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका सक्शन कर लिया। राइट, और उसको बाहर निकाल लिया, इवैक्यूएट कर लिया।
और कब तक करना है? जब तक कैनुला में एयर बबल ना आने लग जाए, या ब्लीडिंग कम ना हो जाए, या फिर ग्रेटिंग सेंसेशन ना आने लग जाए। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन। गॉट माई पॉइंट? बट इसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सोचिए। इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है परफोरेशन ऑफ यूट्रस, राइट? परफोरेशन ऑफ यूटरस हो सकता है। अब परफोरेशन देखो, हेगार डायलेटर की वजह से भी हो सकता है और कारमेन्स कैनुला की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर कारमेन्स कैनुला की वजह से हुआ ड्यूरिंग सक्शन, है ना, सक्शन करते समय अगर कारमेन्स कैनुला की वजह से हुआ तो उस प्रोसीजर को वहीं रोक देना है। स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली। कैनुला को बाहर नहीं लेके आना, इमीडिएटली लेप्रोटमी कर देनी है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन लिख लो। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन इज परफोरेशन ऑफ यूटरस। अब परफोरेशन ऑफ यूटरस हेगार डायलेटर की वजह से भी हो सकती है डायलेटेशन करते समय, या फिर कारमेन्स कैनुला की वजह से हो सकती है सक्शन करते समय। ठीक है, नाउ वैक्यूम, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन जो है, इसमें इसे भी हम 7 से 12 हफ्ते तक कर सकते हैं, और इसमें जो प्रेशर जनरेट करते हैं वो रहता है 660 mmHg। ओके, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन मतलब मैनुअली हम एस्पायरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेथड्स। नाउ जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मेथड्स हैं उसमें क्या करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर मेथड में जो मेडिकल अबॉर्शन है उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट? 1 सेकेंड, उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एमनियोटिक एथाक्रिडीन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी यूज़ कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड नहीं है बट वी कैन यूज़ ऑक्सीटोसिन। एंड इंट्रा एमनियोटिक वी कैन यूज़ इंट्रा एमनियोटिक सेलाइन इन्फ्यूजन, राइट? we can use intraamniotic saline infusion. Now जो second method है dilatation and evacuation means firstly we will dilate करेंगे हम internal os को, and then os को dilate करेंगे, and then ovum forceps की मदद से जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उससे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में भी ब्लंट क्यूरेटाज करेंगे। तो ये किसकी मदद से ये कैसे करना है? डायलेटेशन followed by ovum forceps use। ठीक है, देन लास्ट इज हिस्ट्रोटमी। व्हाट इज हिस्ट्रोटमी? हिस्ट्रोटमी का मतलब होता है ओपनिंग द यूट्रस पर एब्डोमिनली, राइट? व्हाट इज हिस्टेरोटमी? यहाँ देख लो, व्हाट इज हिस्टेरोटमी? opening the uterus per abdominally and taking out the product of conception before पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले आपने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाला है पर एब्डोमिनली, राइट? सो दिस इज हिस्टेरोटमी। तो हमने सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड मेथड्स को डिस्कस किया। अगर किसी भी पर्सन ने फीमेल का नेम रिवील किया, राइट, या फिर कोई भी अनलॉफुल डिस्क्लोजर किया तो उसे पनिश किया जाता है, राइट? तो एट द एंड राइट दिस, एनी अनलॉफुल यानी गैर कानूनी, एनी अनलॉफुल डिस्क्लोजर इज punishable by law।
उसे क्या पनिशमेंट मिल सकती है? 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस माइनस फाइन। 1 साल की जेल हो सकती है उसे और फाइन उसे भरना पड़ सकता है, राइट? सो दिस वॉज MTP. Now if you like this video, kindly subscribe my channel and follow for more and like my video, right? Thank you so much.